Assalamualaikum everyone. My name is कायनात तलत. होप सो यू ऑल विल बी डूइंग वेल. और जैसे कि हमारा टॉपिक चल रहा था स्टेट ऑफ मैटर, उसमें हमने फर्स्ट स्टेट यानी गैस को डिस्कस किया था, लेकिन उसका कुछ पोर्शन जो था वो रह गया था. वो आज हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे, गैस और नेक्स्ट स्टेट प्लाज्मा. इन दो स्टेट्स के बारे में हम आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे. तो जो गैस का हमारे पास पोर्शन रह गया था उसमें सबसे पहले आता है काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस. ये थ्योरी है सबसे पहले यहाँ पर जो है इस थ्योरी को प्रपोज करने वाले जो साइंटिस्ट हैं, यूँ कह लें कि जिन साइंटिस्ट की कंट्रीब्यूशन है उनके नेम्स जो हैं वो यहाँ पे गिवन है. सबसे पहले आता है बर्नौली. बर्नौली का नेम आता है कि 1738 में इसने पुट फॉरवर्ड केएमटी, इसने काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी जो थी वो प्रपोज की ना 1738 में. देन क्या हुआ कि क्लासियस ने 1857 में डेराइव्ड की इक्वेशन एंड डिड्यूस्ड गैस लॉज फ्रॉम इट. काइनेटिक इक्वेशन इसने डेराइव की. हम देखते हैं आगे इक्वेशन नेक्स्ट ही है हमारे पास. और उसने फिर गैस लॉज, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, वोगेड्रोस लॉ, ग्राहम लॉ, सारे लॉज जो थे वो गैस जो इक्वेशन थी उसके अकॉर्डिंग डिड्यूस करवाए. नेक्स्ट जो नेम आता है थर्ड पे वो हमारे पास आता है मैक्सवेल का. मैक्सवेल ने इसको फर्दर एक्सटेंड किया एंड गेव द लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटीज. उसने लॉ दिया. ये लॉ क्या है? अकॉर्डिंग टू दिस मॉलिक्यूल्स आर इन द फॉर्म ऑफ ग्रुप्स हैविंग डेफिनेट वेलोसिटी रेंजेस. कि सपोज हमारे पास एक वेसल है, एक सिलेंडर है, उसमें काफ़ी ज़्यादा मॉलिक्यूल्स हैं ग्रुप की फॉर्म में प्रेजेंट. ओके, उसमें जितने भी मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं हर मॉलिक्यूल की डेफिनेट वेलोसिटी है. नेक्स्ट जो साइंटिस्ट का नेम आता है वो बोल्ट्जमैन का आता है. उसने ये बताया, कंट्रीब्यूट उसने ये किया कि और स्टडी किया कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनर्जीज अमंग द गैस मॉलिक्यूल. जैसे हमने बात की कंटेनर है, उसमें गैस मॉलिक्यूल्स हैं, तो उसमें इनर्जी जो है कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया, हर मॉलिक्यूल के पास क्या हिसाब है एनर्जी का, कितनी है, एटसेट्रा. सारी डिस्ट्रीब्यूशन एनर्जी की जो गैस मॉलिक्यूल्स के दरमियान है उसको स्टडी किया इसने, बोल्ट्जमैन ने. और लास्ट पे जो नेम आता है वो वेंडर वाल का आता है. ये भी एक प्रोमिनेंट साइंटिस्ट है. लाइक काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी जो प्रपोज कर दी गई, पास्टुलेट्स उसके आए, उसमें जो ड्रॉबैक्स थे, जो डिफेक्ट्स थे, उसको उसने वेंडर वाल ने देखा और उसके अकॉर्डिंग उसने करेक्शन की, जिसे हमने वॉल्यूम करेक्शन और प्रेशर करेक्शन का नेम देते हैं, उसको भी हम डिस्कस करेंगे. तो ये थे हमारे पास साइंटिस्ट जिन्होंने कंट्रीब्यूशन की थी काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस. इसके लिए अब हमारे पास इसके जो फंडामेंटल पास्टुलेट्स हैं उसमें क्या आता है. गैस कंसिस्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स. नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं सिलेंडर में. गैस के बहुत ज़्यादा पार्टिकल्स हैं. हैफेजेड मूवमेंट है, मूव करती रहती है रैंडमली. कोलेजन परफेक्टली इलास्टिक होती है, यानी जो है हमारे पास एनर्जी मोमेंटम वो कंजर्व रहता है. कोलेजन इलास्टिक होने का मतलब ये है. नो इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, ये नहीं है ग्रेविटी है तो सिलेंडर जो है उसके नीचे ही गैस के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे. गैस पूरे सिलेंडर में होती है, ग्रेविटी का इफेक्ट नहीं होता. नेक्स्ट पास्टुलेट है द मॉलिक्यूल्स हैव नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फॉर ईच अदर. एक्चुअली जो पहला पास्टुलेट है ये बहुत ज़्यादा पास्टुलेट्स को कंबाइन करके शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया गया है. नेक्स्ट हमारे पास हम नेक्स्ट पे थे कि मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस हैव नो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन फॉर ईच अदर. बहुत ज़्यादा मॉलिक्यूल्स हैं तो उनके आपस में जो है बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन नहीं होती. एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ अ मॉलिक्यूल ऑफ अ गैस इज नेग्लिजिबल एज कम्पेयर टू वॉल्यूम ऑफ अ गैस. और जो एक्चुअल वॉल्यूम है गैस का वो नेग्लिजिबल ना होने के बराबर होता है अगर हम उसे कंपेयर करें टोटल वॉल्यूम के साथ. तो ये पास्टुलेट्स है काइनेटिक थ्योरी के. उसने कहा था कि लाइक हमारे पास ये फिर से हम सिलेंडर लेते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा मॉलिक्यूल है, तो अगर हम उसमें से एक मॉलिक्यूल लेके उसका हम देखें, क्या देखें, वॉल्यूम, और पूरे गैस सिलेंडर के वॉल्यूम के साथ कंपेयर करें तो वो उसके कंपैरिजन में बहुत नेग्लिजिबल, वो उसको नज़रअंदाज ही कर देते हैं उसके काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के अकॉर्डिंग. और एवरेज काइनेटिक एनर्जी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर की है. और अगर हम इसको फाइंड करें, मतलब इसका फार्मूला है 3R/2NA. यहाँ पे NA सबस्क्रिप्ट में आएगा इंटू T. ये हमारे पास एनर्जी का फार्मूला है. ये हमारे पास इक्वेशन है. PV इज इक्वल टू 1/3 MNC बार स्केयर. P प्रेशर है, V वॉल्यूम है, M मैस है मॉलिक्यूल का, N नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, कितने मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं सिलेंडर में, वेसल में, C वेलोसिटी है, ये एवरेज है, बार लगाया हुआ है तो ये एवरेज वेलोसिटी है, एवरेज मीन वेलोसिटी यू कैन से.
तो ये हमारे पास आ गई काइनेटिक इक्वेशन आ गई। अब यहाँ पे हमने कुछ जो है वेलोसिटीज़ जो हैं उनकी फाइनल इक्वेशंस भी दी हुई हैं, जिसको आपने एज सच याद कर लेना है। इनकी लंबी चौड़ी डेरिवेशन की ज़रूरत आपको इस वक्त नहीं है। सो सबसे पहले एवरेज है वेलोसिटी, तो उसमें हम इसकी इक्वेशन है 8RT/πm, ये इक्वल होती है 0.92 VRMS रूट मीन स्क्वायर। RMS स्टैंड्स फॉर रूट मीन स्क्वायर। इसके ये एवरेज वेलोसिटी का फार्मूला है, इसको आपने ऐसा याद रख लेना है। नेक्स्ट है मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, इसको हम इसका फार्मूला होता है 2RT/m अंडर रूट, एंड ये इक्वल होती है 0.8165 PRMS के। लास्ट वन है रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, और ये होती है √3RT/m के। तो ये इनके फार्मूलाज हैं, ऐसा आपने इनको याद कर लेना है। और जब हम c⁻² यानी मीन जो वेलोसिटी है उसका अंडर रूट लेते हैं तो उसको हम रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी कहते हैं, यानी इसका अंडर रूट ले लेंगे तो वो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी कहलाएगी। तो ये थे हमारे पास काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के कुछ पास्टुलेट्स। ओके, नेक्स्ट हमारा टॉपिक आ जाता है गैसेस से रिलेटेड लिक्विफेक्शन ऑफ गैसेस, और ये इंपॉर्टेंट है। लिक्विफेक्शन ऑफ गैसेस क्या कि अगर हमने गैसेस को लिक्विड में कन्वर्ट करना है, सबसे पहले हम देखें, हम एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जा रहे हैं ना, गैस की स्टेट से हम लिक्विड में जा रहे हैं, तो मतलब गैस जो है उसमें इंटरमोलिकुलर फोर्सेस जो होती हैं वो वीक होती हैं, पार्टिकल्स के दरमियान डिस्टेंस जो होता है वो ज़्यादा होता है। तो इसका मतलब हमें लिक्विड में जाने के लिए क्या करना है, वो उस डिस्टेंस को, पार्टिकल्स के दरमियान जो डिस्टेंस है जो गैस के केस में ज़्यादा होता है, गैस के पार्टिकल्स के केस में उस डिस्टेंस को हमने कम करवाना है, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस को ज़्यादा कराना है। तो ये एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जाने के लिए है कुछ आप कह लें कंडीशंस। तो पार्टिकल्स का डिस्टेंस कैसे कम होगा कि हम प्रेशर ऊपर से अप्लाई करें, जाहिर बात है कोई प्रेशर अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, पार्टिकल एक दूसरे के क्लोज आ जाएंगे, एक स्टेट से दूसरी में कन्वर्ट हो सकते हैं। और टेम्परेचर लो रखना पड़ेगा, लो टेम्परेचर रखेंगे तो हमें पता है कि हाई टेम्परेचर जो होता है वो उससे सॉलिड मेल्ट होकर लिक्विड में, लिक्विड गैस में कन्वर्ट होती है, और लो टेम्परेचर में इसे वाइस वर्सा होता है, गैस वापस लिक्विड में, लिक्विड वापस सॉलिड में कन्वर्ट होती है। तो ये सबसे पहली जो लाइन है, ये कंडीशन है, ये आपने याद रखनी है कि गैसेस के लिक्विफेक्शन के लिए हमारे पास टेम्परेचर लो होना चाहिए एंड प्रेशर हाई होना चाहिए। नेक्स्ट इसमें जो आ जाती है टर्म जो आप क्रिटिकल टेम्परेचर। तो क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है, हर गैस का एक स्पेसिफिक क्रिटिकल टेम्परेचर है, इसको कहते हैं वो वाला टेम्परेचर, हाईएस्ट टेम्परेचर जिस पे सब्सटेंस एग्जिस्ट करे लिक्विड में। इसको समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल देखते हैं। ओके, सबसे पहले ये भी देख लें कि क्रिटिकल प्रेशर क्या होता है, वो वाला प्रेशर जिसमें लिक्विफेक्शन के लिए जितने प्रेशर की ज़रूरत होती है, गैस को लिक्विफाइड करने के लिए प्रेशर अप्लाई करते हैं ना, तो जितने प्रेशर पे जाके गैस लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है उसको हम कह देते हैं कि ये क्रिटिकल प्रेशर है। अब क्रिटिकल टेम्परेचर को समझने के लिए यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स हैं कोट की गई कि लेट सपोज ऑक्सीजन है, O2 है, यहाँ पर भी 2 सबस्क्रिप्ट में आना था। O2 का क्रिटिकल टेम्परेचर है -118.75 डिग्री सेल्सियस, और इसको में माइनस में है तो इसको अगर हम कैल्विन में कर लें तो पॉजिटिव में आ जाएगा, आई थिंक 150 आ जाएगा, 150 कैल्विन आ जाएगा, लेट्स सपोज 154 कैल्विन आ जाएगा, लेट्स सपोज इतना ही आता है। हाँ, तो अगर 154 केल्विन है O2 का क्रिटिकल टेम्परेचर, तो अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये कि हमने टेम्परेचर को लो करना है ना, लो तो जितना मर्जी करी जाओ, ठीक। अब अगर एक पॉइंट है 154 है इसका क्रिटिकल टेम्परेचर, तो अगर हम 153 टेम्परेचर देते हैं तो भी वो लिक्विफाई हो जाएगा, प्रेशर अप्लाई कर देंगे, हाई प्रेशर अप्लाई कर देंगे। अगर तो थोड़ा हो जाता है 100 से नीचे चले जाता है, मैं यहाँ पे याद रखें, मैं यहाँ पे ये माइनस टेम्परेचर की बात नहीं करी, इसको ईजिली आप समझ सकें इसलिए मैंने इसको पॉजिटिव में कन्वर्ट कर दिया है कैल्विन में। 154 कैल्विन आप वैल्यू लेके उसके अकॉर्डिंग बात हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं यूं करूं कि उस 154 कैल्विन में अगर 153 कैल्विन टेम्परेचर हो, 152 हो, 150 हो, तो तब भी गैस लिक्विफाई हो जाएगी। अगर तो 100 से नीचे होगा तो बहुत आसानी से हो जाएगी, लेकिन अगर 153 भी है तो हम बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर दे देंगे तो वो हो जाएगी। लेकिन अगर टेम्परेचर 154 से 155 हो जाता है तो उसके बाद आप जितना मर्जी हाई प्रेशर अप्लाई कर दो, गैस लिक्विफाइड नहीं होगी। तो ये है हर गैस का क्रिटिकल टेम्परेचर। ओके,
तो यहाँ पे ऑक्सीजन का जितना गिवन है उस पे भी वो लिक्विफाई हो जाएगी, उससे नीचे तो होना ही होना है ना, लो पे तो होना है, वो उस पे भी उससे ज़्यादा नहीं होगी। हाईएस्ट टेम्परेचर वो वाला जिसमें सब्सटेंस लिक्विड पे एग्जिस्ट कर सके, यानी कि इस टेम्परेचर पे इस हाईएस्ट 154 केल्विन पे और -118.75 डिग्री सेल्सियस पे लिक्विड में एग्जिस्ट कर सकती है, ये हाईएस्ट है। इससे ज़्यादा हाई करोगे तो वो एग्जिस्ट नहीं करेगी। वही बात की गई, इट मस्ट बी कूल बिलो दिस टेम्परेचर, इसको कूल करना पड़ेगा लिक्विफाई करने के लिए हाई प्रेशर अप्लाई करके। सिमिलरली अमोनिया का 132.44 है, ये 131 पे भी लिक्विफाई हो जाएगी, 132.44 पे भी हो जाएगी, 133 पे नहीं होगी। इट डजेंट मैटर हाउ मच प्रेशर यू अप्लाई, जितना मर्जी प्रेशर अप्लाई करी जाओ वो लिक्विफाई नहीं होगी। नेक्स्ट हमारे पास इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि नॉन पोलर गैसेस जिसमें पोल्स नहीं है, इतनी ज़्यादा फोर्सेस स्ट्रॉन्ग नहीं है, लो पोलराइजेबिलिटी है लाइक आर्गन एटसेट्रा, तो उनका क्रिटिकल टेम्परेचर वैल्यू बहुत ज़्यादा हाई नहीं होती, लो ही होती है, ठीक है। और वेपर प्रेशर जो है अमोनिया, वाटर वेपर्स हैं और जो अमोनिया है, सॉरी वाटर वेपर्स और अमोनिया है ये पोलर है, तो नॉन पोलर के लिए लो है, तो पोलर के लिए जो है वो क्रिटिकल टेम्परेचर की वैल्यूज़ हाई होती हैं। तो यहाँ पे वाटर की बात नहीं की, वाटर वेपर्स यानी गैसेस, हमने दो गैसेस की बात करनी है ना, तो वाटर वेपर्स और अमोनिया, तो इनका 374 और 132 इतना रिस्पेक्टिवली टेम्परेचर है। अमोनिया का तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं, तो यहाँ पे पोलराइजेबिलिटी की एग्जाम्पल आ रही थी तो दोबारा ये कोट कर दी गई थी कि इनका जो है क्रिटिकल टेम्परेचर नॉन पोलर से हाई होता है। अब कार्बन डाइऑक्साइड के लिए क्रिटिकल टेम्परेचर जो है वो 31.1 है। अब ये क्रिटिकल टेम्परेचर हर गैस के लिए डिफरेंट है, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ तो फैक्टर है ना जिसकी बेस पे ये डिसाइड किया जाता है कि किसका कितना है। तो ये डिपेंड करता है, गैस जो है उसके साइज पे डिपेंड करता है, उसकी शेप पे डिपेंड करता है, डिपेंड करता है कि इंटरमोलिकुलर फोर्सेस कितनी स्ट्रॉन्ग है, कितनी वीक है। जैसे नॉन पोलर में हमने कहा वीक है, तो इनका क्रिटिकल टेम्परेचर जो है वो लो होता है, तो इस तरह से ये डिपेंड करता है। नेक्स्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट है टर्म हमारे पास, ट्रिपल पॉइंट। ट्रिपल का जो नेम ही शो कर रहा है कि यहाँ पे तीन चीज़ें, ऐसे पॉइंट्स पे तीन चीज़ें आए, तीन फेजेस आए, तीन स्टेट्स आए। तो फिर हम इसी के अकॉर्डिंग उसकी डेफिनेशन देखते हैं कि टेम्परेचर एंड प्रेशर एट विच थ्री फेजेस, सॉलिड लिक्विड गैस, तीनों की तीनों फेजेस क्या हो फिर सब्सटेंस को एग्जिस्ट, एक साथ एग्जिस्ट करें इन थर्मोडाइनमिक इक्विलिब्रियम। सुनने में थोड़ा ओड लगता है, हाउ इट इज़ पॉसिबल कि सॉलिड लिक्विड गैस एक ही जो है वो फेज में एग्जिस्ट करें, बट इट हैपन्स। ओके, तीनों एक में एग्जिस्ट करती हैं। क्या करती हैं कि हम उस कंडीशन, वो कंडीशंस होती हैं लाइक वाटर के लिए है तो उसके लिए ट्रिपल पॉइंट की कंडीशन है कि 0.01 डिग्री सेल्सियस आई थिंक उसके लिए टेम्परेचर होता है, और प्रेशर भी 4 पॉइंट समथिंग मिलीमीटर ऑफ Hg होता है अगर इस यूनिट में ले रहे हैं। तो प्रेशर को बहुत कम करना पड़ता है और टेम्परेचर भी उस हिसाब से ले लें, तो वाटर को आप ले लें तो वो उसकी तीनों स्टेट्स को एग्जिस्ट कर जाएंगी। सपोज हम इसको देखते हैं ग्राफ से। लेट्स सपोज हमारे पास ये ग्राफ है, ठीक है। अब ये ग्राफ प्रेशर और टेम्परेचर के दरमियान जो है वो ड्रॉ किया गया है, क्योंकि जो फेज़ का एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज होना है उसका वॉल्यूम के साथ तो कोई कंसर्न नहीं है, वॉल्यूम कम ज़्यादा हो रहा है, और उसका नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हैं उससे भी कंसर्न नहीं है। हाँ, टेम्परेचर से ज़रूर है, आइस है उसको टेम्परेचर ज़्यादा देंगे वो वाटर में कन्वर्ट हो जाएगी। इसी तरीके से फिर हमारे पास वाटर है, उसको मज़ीद टेम्परेचर देंगे वो वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन यूँ मतलब टेम्परेचर इफेक्ट कर रहा है, इसी तरीके से प्रेशर भी इफेक्ट कर रहा है। अब आप यहाँ पे देखें कि जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करता जा रहा है तो हमारे पास क्या है, जो हमारे पास आइस है वो वेपर में कन्वर्ट हो रही है, यहाँ पे शो हो रहा है आपको, और प्रेशर भी जो है इंक्रीज हो रहा है। अब यहाँ पे हम एक पॉइंट आता है जिसपे आइस, वाटर और वेपर जो हैं वो एक स्टेट में को एग्जिस्ट कर रहे हैं। ये पॉइंट हमारे पास ट्रिपल पॉइंट कहलाता है। होता क्या है कि अब हमने कहा ना, मैं पहले बात की कि हर किसी के ट्रिपल पॉइंट की कंडीशंस होती हैं। लाइक वाटर के लिए बताया गया कि 0.01 डिग्री सेल्सियस है अगर लेट्स सपोज टेम्परेचर, और मिनिमम प्रेशर है 4 पॉइंट जितना समथिंग, वो यूनिट्स पे भी डिपेंड करता है ना, एटमॉस्फेयर में कुछ और है, मिलीमीटर ऑफ Hg में कुछ और होता है, टॉर में कुछ और। तो हर जो है आप कह लें लिक्विड है कोई भी, उसके लिए कंडीशन जो है ट्रिपल
पॉइंट की वो डिफरेंट होगी। तो वाटर के लिए फिर हम यूँ करेंगे कि प्रेशर रिड्यूस होता गया होता गया होता गया, अब यहाँ पे इस पॉइंट पे आ गया प्रेशर, ठीक। प्रेशर को इस पॉइंट पे हम लेके आएंगे, इसी तरीके से टेम्परेचर को ज़्यादा करके इस पॉइंट पे आ गया टेम्परेचर। तो जब प्रेशर इतना हो जाएगा, टेम्परेचर इतना हो जाएगा, तो इस पॉइंट पे जाके तीनों जो हैं वाटर की स्टेट्स जो हैं सॉलिड, लिक्विड और गैस, वो को एग्जिस्ट करेंगे, एक साथ एग्जिस्ट करेंगी इस पॉइंट पे जाके, जब प्रेशर जो है इतना हो जाएगा, टेम्परेचर इतना हो जाएगा, और इसको हम क्या कहेंगे, ट्रिपल पॉइंट। नेक्स्ट है हमारे पास जाउल थॉमसन इफेक्ट। ये भी जो है ये है कि लिक्विफेक्शन ऑफ गैसेस ही होती है। इसका बेसिक प्रिंसिपल जो है वो एक लाइन में बहुत शॉर्ट आपको बता दिया गया है। सडन एक्सपेंशन ऑफ गैसेस काज कूलिंग, जो गैसेस को अचानक से उनको एक्सपेंड किया जाता है तो कूलिंग काज करती हैं। इसके पीछे जो है रीज़न ये है कि देखें, सबसे पहले अगर गैस मॉलिक्यूल्स जो हैं वो बहुत जब हाई जो है प्रेशराइज्ड फॉर्म में है, तो मॉलिक्यूल्स जो हैं वो आपस में करीब करीब हैं, क्लोज हैं। तो जैसे ही हम उनको एक एरिया प्रोवाइड करते हैं कि वो हाई प्रेशराइज्ड स्टेट में, कि वो बहुत क्लोज हैं, उस स्टेट से वो एक खुले वाइड एरिया में चले जाएं जहाँ पे उनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो ज़्यादा हो जाएगा। तो जब अचानक से प्रेशराइज्ड गैस एक वाइड एरिया में जाती है तो उसके पार्टिकल्स जो हैं वो एक्सपेंशन हो जाती है, यूँ कह लें कि उसके पार्टिकल्स जो हैं वो फैल जाते हैं, डिस्टेंस जो है उनके दरमियान ज़्यादा हो जाता है। तो प्रेशराइज्ड फॉर्म में वो एक दूसरे के करीब करीब थी, उनमें इंटरमोलिकुलर फोर्सेस भी थी। लेकिन जैसे ही उनको अब हाई प्रेशराइज्ड से हम एक वाइड एरिया प्रोवाइड कर देते हैं जहाँ पे उनके पार्टिकल्स जो हैं वो आराम सुकून से जो है जितने जितने फासले पे रहना रह सकें, तो जब वो उस एरिया में जाते हैं, जैसे ही वो एंटर होते हैं तो उनको अपनी जो पार्टिकल्स की इंटरमोलिकुलर फोर्सेस थी प्रेशराइज्ड फॉर्म में, वो उनको ब्रेक करनी होती है। तो उसको ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी होती है वो गैस मॉलिक्यूल्स अपने इटसेल्फ यूज़ करता है, अपने अंदर से ही जो है वो एनर्जी यूज़ करता है, और एज अ रिजल्ट जब वो एनर्जी यूज़ करता है एज अ रिजल्ट कूलिंग काज होती है। ये इसका बेसिक प्रिंसिपल है और ये थी इसके पीछे रीज़न। अब हमारे पास लिक्विफेक्शन के मेथड्स हैं। लिंड्स मेथड ऑफ लिक्विफेक्शन ऑफ गैसेज, बेसिकली तो ये प्रोसीजर डायग्राम सब कुछ है, बट यहाँ पे बेसिक प्रिंसिपल जो होता है वो यही होता है कि कंप्रेसर लगा होता है, रेफ्रिजरेटर कूलिंग होता है एक जो है जेट होती है जहाँ से वो निकल के वाइड एरिया में आता है, सब कुछ होता है। बट होता क्या है प्रोसीजर जो है बेसिक, वो जाउल थॉमसन इफेक्ट ही इसकी बेस है। और सबसे पहले हम फ्रेश एयर को एंटर करते हैं और कंप्रेसर लगा होता है, उसको कंप्रेस कर देते हैं बहुत ज़्यादा, 200 एटमॉस्फेयर प्रेशर, उसको एटमॉस्फेरिक प्रेशर अप्लाई कर देते हैं, इतना उसको कंप्रेस कर देते हैं। फिर उसको पास होने देते हैं रेफ्रिजरेटर कूलिंग से, थोड़ा कूल होती है, फिर जेट से बाहर निकालते हैं। जैसे ही वो बाहर निकालती है, जो बाहर प्रेशर होता है ना पाइप से बाहर, वो 1 एटमॉस्फेरिक होता है। तो इतने ज़्यादा प्रेशराइज्ड फॉर्म से जब वो 1 एटमॉस्फेयर में आती है तो वो सडनली जो है वो कूलिंग काज करती है, लिक्विफाई होती है। और इस मेथड से सारी गैसेस जो हैं लिक्विफाइड की जा सकती हैं एक्सेप्ट हाइड्रोजन एंड हीलियम। और ये क्लॉड्स मेथड, इसमें भी वही होता है कि ओवरकम करना होता है इंटरमोलिकुलर फोर्सेस को बाय वर्क करके, मतलब बेसिक प्रिंसिपल यही होता है। बट यहाँ पे एक पिस्टन लगा होता है, उस पिस्टन पे जो है वर्क वो एयर ने इटसेल्फ करना होता है, तो वर्क करके वो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस को ओवरकम करती है। और बेसिक यही प्रिंसिपल है, पहले प्रेशराइज्ड होता है, बाद में फिर उसको जो है वो कम प्रेशर दिया जाता है, लेकिन साथ एक एक्स्ट्रा जो है पिस्टन अटैच होता है एपरेटस में। तो ये हमारे पास था क्लॉड्स मेथड। तो इसमें आपको इतना ही बस याद रखना है, प्रेशर की वैल्यूज स्पेशली। नेक्स्ट है हमारे पास नॉन आइडियल बिहेवियर ऑफ गैसेस, या हम इसको कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर कह रहे हैं, मतलब इसको नहीं कह रहे कि यहाँ पे हम कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर भी डिस्कस करेंगे। होता क्या है, आइडियल गैसेस वो होती हैं जो सारे लॉज को ओबे करें, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगैड्रोस लॉ, और जो भी हमारे पास जितने भी लॉ हैं, और आइडियल गैस इक्वेशन जो है इसको जो ओबे कर रही हैं वो आइडियल हैं, जो नहीं कर रही वो नॉन आइडियल हैं। अब यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन क्या है, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। अगर हम उसको पी वी जो है हमारे पास और इज इक्वल टू एन आर टी, अगर वो एन आर टी वाला फैक्टर पी के डिनोमिनेटर में ले जाए
हैं तो इक्वेशन बन जाएगी पी वी ओवर एन आर टी। एन की वैल्यू सपोज कर लेते हैं 1, तो यहाँ पे इक्वेशन बन जाती है पी वी ओवर आर टी। तो ये जो पी वी ओवर आर टी, ये वाला फैक्टर नहीं, जो पी वी ओवर आर टी होता है उसको कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर कहते हैं, और इसकी वैल्यू 1 होती है। कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर कहते हैं और इसको जी से रिप्रेजेंट करते हैं, याद रखें, इसको जी से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी हम लिखेंगे जी इज इक्वल टू पी वी ओवर आर टी। ये हमारे पास क्या है, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर है, और जी की वैल्यू यानी कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर की वैल्यू यूनिटी 1 होती है अंडर ऑल कंडीशन फॉर आइडियल गैसेस। याद रखें, आइडियल गैसेस के लिए उसकी वैल्यू 1 होगी। अगर जी की वैल्यू 1 नहीं होती तो वो गैस नॉन आइडियल है। और अगर हमने लेक्चर में देखा था, आई थिंक लास्ट से लास्ट लेक्चर्स में हमने पॉजिटिव डेविएशंस और नेगेटिव डेविएशंस पढ़ी थी। ओके, तो अगर हमारे पास जी की वैल्यू 1 नहीं है तो गैस क्या है, नॉन आइडियल है। तो अगर वो 1 से छोटी यानी नेगेटिव है तो नेगेटिव डेविएशन शो करेगी, गैस होगी नॉन आइडियली। और अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव डेविएशन शो करेगी, वो भी नॉन आइडियल है। रियल गैसेस जो है वो डेविएशन शो करती हैं, जैसे हीलियम गोज अलोंग विद हॉरिजॉन्टल लाइन टू सम एक्सटेंट। हीलियम वो कह रहे हैं कुछ कुछ आइडियली शो कर रही है बिहेवियर। लाइक हम ग्राफ में अब देखते हैं कि यहाँ पे हमने एक फैक्टर ले लिया है पी वी, जो कांस्टेंट फैक्टर हम कहते हैं कि प्रेशर अगर इंक्रीज करो तो वॉल्यूम उतना डिक्रीज होगा कि जो इनका प्रोडक्ट है वो कांस्टेंट आए, और यहाँ पे हम प्रेशर ले रहे हैं। अब हम देख रहे हैं कि लो प्रेशर, अभी तो प्रेशर 0 है, लो प्रेशर पे सारी गैसेस ऑलमोस्ट जो है वो ये आइडियल जो ब्लू वाली लाइन है उसके करीब करीब ही हैं। ठीक है, हर गैस का डिफरेंट जो है बिहेवियर है, ये डिपेंड करता है गैस की नेचर पे कि वो कितना जो है आइडियली शो करी। लाइक कार्बन डाइऑक्साइड को देख लो, इसको ये तो है मतलब सिरे से ही हम कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा डेविएशन शो करी है आइडियलिटी से। सो हर गैस की नेचर पे डिपेंड करता है कि उसने डेविएशन कहाँ से जो है स्टार्ट करनी है और कितनी डेविएशन करनी है। जैसे हीलियम बहुत ज़्यादा नहीं कर रही, और लो प्रेशर पे ऑलमोस्ट सभी जो है वो आइडियल गैस की लाइन के प्लॉट के करीब ही हैं। बट जैसे जैसे प्रेशर इंक्रीज करते जा रहे हैं डेविएशन भी इंक्रीज होती जा रही है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जब प्रेशर इंक्रीज करते जा रहे हैं तो वॉल्यूम उस हिसाब से उसके अकॉर्डिंग डिक्रीज नहीं हो रहा जितना उसे होना चाहिए। ठीक है, वॉल्यूम उतना डिक्रीज होगा तो उनका प्रोडक्ट कांस्टेंट आएगा, बट वॉल्यूम उतना डिक्रीज ही नहीं हो रहा, प्रेशर हम इंक्रीज करते जा रहे हैं, तो एज अ रिजल्ट गैसेस नॉन आइडियली बिहेव कर रही हैं। अब जो ड्रॉबैक्स थे, जो फॉल्टी पॉइंट्स थे केएमटी में, वो ये थे कि नो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन अमंग गैस मोलिक्यूल्स, ये कि गैस मोलिक्यूल्स में कोई फोर्सेस ही नहीं होती, ऐसा तो नहीं है, वो कहते हैं कि फोर्सेस होती हैं। और दूसरा वेंडर वाल्स ने इस पे भी पॉइंट उठाया कि एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ गैस इज नेग्लिजिबल एज कम्पेयर टू वेसल, कि एक वेसल है उसमें हम कह रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा मॉलिक्यूल है, तो उसमें जो वो एक मॉलिक्यूल का वॉल्यूम है उसको हम नेग्लिजिबल कह रहे हैं, ऐसा नहीं है। जैसे एक रूम है उसमें फर्निश्ड रूम है, उसमें हमने डिफरेंट जो है डेकोरेशंस, डिफरेंट फर्नीचर रखा हुआ है, हम कहें कि इसमें सपोज ये जो एक चेयर है उसका जो वॉल्यूम है वो रूम के वॉल्यूम के हिसाब से नेग्लिजिबल है, तो ऐसा तो नहीं है। तो ये 2 पॉइंट्स, फॉल्टी पॉइंट्स, ड्रॉबैक्स केएमटी में जो थे वो उसने दिए, वेंडर वाल्स ने इसको करेक्ट किया था। आगे हम इसकी करेक्शन देखते हैं, और ग्राफ से हमें ये पता चला कि लो प्रेशर पे गैसेस आइडियल बिहेव करती हैं और हाई टेम्परेचर पे, क्योंकि आइडियल जो है वो गैसेस वही बिहेव करेंगी क्योंकि जब लो टेम्परेचर होगा और लो प्रेशर होगा और हाई टेम्परेचर होगा तो गैस के मॉलिक्यूल्स के दरमियान डिस्टेंस ज़्यादा होगा। जितना डिस्टेंस ज़्यादा होगा उतनी फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन गैस मॉलिक्यूल्स में कम होंगी, और यही जो हमारी है पास्टुलेट्स यही कहते हैं कि फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन नहीं होनी चाहिए, तो तब गैस आइडियल बिहेव करेगी। सॉल्यूशंस के केस में भी ऐसा ही होता है कि जब सोल्यूशन डाइल्यूट होती है तो वो आइडियल के जो है करीब है, आइडियल ही शो करती है। तो साथ ही हमने ये कह दिया कि ये तो फॉल्टी पॉइंट्स हैं कि फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन नहीं होती हैं। तो ये फॉल्टी पॉइंट्स जो है कि कंप्रेस्ड फॉर्म में कहा गया है कि अगर हम गैस के वेसल के जो मॉलिक्यूल्स हैं उसके ऊपर पिस्टन से प्रेशर अप्लाई कर दें, पिस्टन से प्रेशर अप्लाई कर दें, तो तब गैस के मॉलिक्यूल करीब करीब आ जाएंगे, तो उनमें फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन भी होंगी ऑब्वियसली, और उनका एक वॉल्यूम को हम नेग्लिजिबल भी नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये वाली जो बात है ये वैसे आती है कि अगर लो प्रेशर हो तो गैस के मॉलिक्यूल्स बहुत ज़्यादा जो है वो डिस्टेंस पे होंगे, तो वहाँ पर ये इंप्लीमेंट होगा, फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन उनमें नहीं होगी। तो यही चीज़ आइडियल का था, उन्होंने यूँ कह लें कि बताया कि आइडियल गैस में फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन नहीं होनी चाहिए।
अब नेक्स्ट जो वेंडर वाल्स ने करेक्शन दी थी, पहले वॉल्यूम करेक्शन दी, फिर प्रेशर करेक्शन, फिर उन दोनों की जो करेक्शन की इक्वेशन थी वो आप जो है काइनेटिक इक्वेशन उसमें, आइडियल गैस इक्वेशन उसमें पुट करके आप फिर उसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले वॉल्यूम करेक्शन देखते हैं कि जब गैस को कंप्रेस कर दिया जाता है, मॉलिक्यूल्स जो है एक दूसरे के करीब आ जाते हैं और इट इज स्मॉल बट नॉट नेग्लिजिबल। आया उस वॉल्यूम, उसका जो एक वॉल्यूम है उसका मॉलिक्यूल, उसका वॉल्यूम स्मॉल होता है लेकिन नेग्लिजिबल नहीं कर सकते, नो लॉन्गर भी नेग्लिजिबल नहीं हो सकता। अगर हम गैस को कंप्रेस कर दें फिर तो बिल्कुल नहीं हो सकता। अगर तो वैसे कंटेनर में है तो फैली हुई है, अगर हमारे पास गैस का वॉल्यूम है इतना, इतने से वॉल्यूम में कंप्रेस किए हुए, वहाँ पे नेग्लिजिबल करना जो है वो ईवी नहीं है। इफ द इफेक्टिव वी वॉल्यूम पर मोल ऑफ अ गैस रिप्रेजेंटेड बाय बी। ओके, अब इसको करने के लिए उसने ये कहा कि अब हम सपोज करते हैं कि हमारे पास एक वेसल है, उस वेसल का वॉल्यूम वी वेसल है, उस वेसल में जो पार्टिकल्स हैं उनका वॉल्यूम बी है और उस वेसल में कुछ फ्री स्पेस भी है, वो वॉल्यूम वी फ्री है। अब हमने वी फ्री फाइंड करना है तो हम जो टोटल वेसल का वॉल्यूम है माइनस जितने उसमें पार्टिकल्स का वॉल्यूम है उसको माइनस कर देंगे तो हमारे पास वॉल्यूम जितना फ्री वॉल्यूम है वो आ जाएगा। तो ये वॉल्यूम करेक्शन उसकी इक्वेशन हो गई। अब पॉइंट्स भी देख लेते हैं कि V हमारे पास एक्सक्लूडेड या इफेक्टिव वॉल्यूम है और ये वॉल्यूम पर मोल ऑफ अ गैस है, और वी फ्री हमारे पास वॉल्यूम है गैस का जो अवेलेबल है, गैस मॉलिक्यूल जो फ्री है। बी वही कह दिया एक्सक्लूडेड वॉल्यूम है, ये करेक्टरिस्टिक्स गैस है, गैस की है, इट्स वैल्यू डिपेंड्स अपॉन द साइज ऑफ गैस मॉलिक्यूल। ऑब्वियसली इसकी वैल्यू गैस मॉलिक्यूल के साइज पे डिपेंड करेगी, ये मॉलिक्यूल का ही तो वॉल्यूम है। और साथ अपने ये भी याद रखना है कि ये एक्चुअल वॉल्यूम जो होता है बी उसके 4 टाइम्स होता है। अब इसको जो है एक्सप्लेन करने के इसके पीछे बिहाइंड डिफरेंट फैक्टर्स रीजंस हैं। ये जैसे ही पीपीएससी सीरीज कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद इंशाल्लाह ये जितनी भी कॉन्सेप्चुअल चीज़ें हैं जिससे रिलेटेड मतलब जो भी पॉइंट्स जो हैं जिससे क्वेश्चंस अराइज होते हैं, सच इस तरह की कोई भी चीज़ें इन पे वीडियोस बनाई जाएंगी तो ये मैं एक्सप्लेन कर दूंगी। फ़िलहाल इसकी ज़रूरत नहीं है, तो आपने बस ये बात याद रखनी है ज़रूर कि एक्चुअल वॉल्यूम जो है उसके 4 टाइम्स जो है वो बी इक्वल होता है। बी इज इक्वल टू 4 टाइम्स द एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल्स। वॉल्यूम करेक्शन हो गई। अब उसने प्रेशर करेक्शन भी की। प्रेशर करेक्शन में उसने क्या किया कि उसने कहा कि अब हमने कह दिया कि फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती हैं, तो उसने कहा कि सपोज ए मॉलिक्यूल है, उसके चारों तरफ बी मॉलिक्यूल्स को उसने घेरा हुआ है, यानी उस ए मॉलिक्यूल अगर वो कंटेनर की वाल के साथ जो है वो कोलाइड करके प्रेशर एग्जिस्ट करता है तो वो नहीं इतनी आसानी से कर पाएगा क्योंकि चारों तरफ उसको बी मॉलिक्यूल ने घेरा हुआ है, चारों तरफ बी मॉलिक्यूल की अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं। तो इस बेस पे अब हमने 3 तरह के प्रेशर देखे। एक प्रेशर जो है पी है, सिंपल जो है प्रेशर, और एक यूं कह लें कि वेसल का जो है, ये यूं कह लें कि जितना जो कंटेनर वेसल उसकी जो वॉल्स हैं उस पर जितना प्रेशर ऑब्जर्व्ड प्रेशर है कि कितना जो है मॉलिक्यूल्स उस पर प्रेशर एग्जर्ट करते हैं, वो हमारे पास हो गया पी। नेक्स्ट हमारे पास है पी आई, ये ट्रू काइनेटिक प्रेशर है कि हम कह रहे हैं कि ये वो वाला प्रेशर है जो मॉलिक्यूल्स जो है वो एग्जर्ट करते हैं जब उन पे कोई फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ना हो, लाइक ए मॉलिक्यूल आज़ाद हो, उस पर बी की फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ना हो, तो वो ए मॉलिक्यूल जो वेसल की जो वाल्स उस पर प्रेशर एग्जर्ट करेगा वो पी आई होगा। और पी डैश वो वाला प्रेशर है जब ए के इर्द गिर्द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट हैं जो उसके प्रेशर को कम कर रही हैं। तो आइडियल प्रेशर पी आई, अगर हम उसकी वैल्यू निकालें तो पी आई इज इक्वल टू पी प्लस पी डैश हो जाएगा। अब यहाँ पर जो है हमारे पास पी डैश यानी जो प्रेशर जो लेस हुआ है अट्रैक्टिव फोर्सेस की वजह से वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा वॉल्यूम के। यहाँ पे हमारे पास ए बी है तो दोनों एन बाई वी मल्टीप्लाई एन बाई वी लेंगे तो एन स्केयर ओवर वी स्केयर आ जाएगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन खत्म करेंगे तो ए आ जाएगा। तो ये हमारे पास इक्वेशन आ गई। अब इस पी डैश को इसमें पुट किया तो पी आई इज इक्वल टू पी प्लस ए एन स्केयर ओवर वी स्केयर, ये हमारे पास प्रेशर करेक्शन आ गया एंड ये वॉल्यूम करेक्शन। अब हमारे पास इक्वेशन क्या है, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, उसमें पी की वैल्यू पुट कर दो पी प्लस ए एन स्क्वायर ओवर वी स्क्वायर, वी की वैल्यू पुट कर दो वी माइनस बी इज इक्वल टू एन आर टी। तो ये आइडियल गैस इक्वेशन आ गई आफ्टर मेकिंग दी प्रेशर एंड वॉल्यूम करेक्शंस। अब यहाँ पे यूनिट्स जो ए कांस्टेंट है, जो बी आया है ये प्रेशर के केस में और ये वॉल्यूम के केस में, उनके यूनिट्स अगर हम देखें
तो हमारे पास आता है P इज इक्वल टू एन स्केयर ए ओवर वी स्केयर, ये आया था। तो हम ए यूनिट्स जो हैं वो पुट कर लेते हैं कि हमारे पास जो है ए पहले निकाल लेते हैं। ए जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, पी डैश इंटू वी स्केयर, वी उधर चला गया और एन स्केयर नीचे आ गया। पी का वॉल्यूम होता है यूनिट होता है सॉरी एटमॉस्फेयर, वी का डेसीमीटर क्यूबिक, एन का मोल, तो ये आ जाएगा एटमॉस्फेयर डेसीमीटर 6 पर मोल स्केयर। और ऐसे यूनिट में जो अगर हम देखेंगे तो न्यूटन पर मीटर स्केयर प्रेशर का हो गया, वॉल्यूम का मीटर क्यूब हो गया, उसका मोल ही है, तो हमारे पास न्यूटन मीटर 4 मीटर्स जो है मीटर स्केयर, यहाँ पे मीटर 6 आ जाएगा ना, तो उसमें से 2 अगर सब्ट्रैक्ट कर दी जाएंगे -2, तो टोटल जो है न्यूटन मीटर 4 आ गया और 7 मोल्स के पर स्केयर। अब अगर बी का यूनिट देखेंगे तो हमने पहले भी पढ़ लिया, सिंपल सा है, वॉल्यूम पर मोल, वॉल्यूम का डेसीमीटर क्यूबिक पर मोल, या ऐसे ही में देखेंगे तो मीटर क्यूब पर मोल आ जाएगा। और हमारे पास है कि ये पॉइंट्स आपने याद रखने कि इंटरमोलिकुलर फोर्सेस जो हैं क्लोरीन या सल्फर डाइऑक्साइड गैसेस में जितनी ज़्यादा होगी वो उनके ए फैक्टर को इंक्रीज़ कर देंगी। और हाइड्रोजन के लिए ए की वैल्यू सबसे कम है, कुछ वैल्यूज़ टेबल में गिवन है बुक पे, तो उसमें ए में हाइड्रोजन की वैल्यू सबसे कम है उसके स्मॉल साइज और नॉन पोलर कैरेक्टर की वजह से। सो नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है प्लाज्मा स्टेट। ये फोर्थ स्टेट है मैटर की, और इसको आइडेंटिफाई किया था साइंटिस्ट विलियम क्रुक्स ने। अच्छा, प्लाज्मा होता क्या है कि प्लाज्मा जो है, अगर हम सॉलिड को हीट करते हैं लिक्विड बन गया, लिक्विड को हीट किया गैस बन गया, गैस को जब हम फर्दर सुपर हीट कर देते हैं तो प्लाज्मा आता है हमारे पास। तो तब उस वक़्त गैस में आयोनाइज्ड जो गैस होती है उसमें आयंस भी होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स, न्यूट्रल एटम्स, वो सारे जो हैं जब गैस को हीट किया वो आयनाइज हो गई तो ये सारे पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं, तो उसको प्लाज्मा कहते हैं। और ये मोर देन 99% जो है यूनिवर्स में प्रेजेंट है। अकर्स इन लाइटनिंग, डिस्चार्जिंग, आर्टिफिशियल डिवाइसेस, फ्लोरेसेंट बल्ब्स, नियॉन साइंस, इनमें होता है। टाइप्स है, आर्टिफिशियल भी होता है, नेचुरल भी होता है। आर्टिफिशियल का नाम जैसे नेम से रिप्रेजेंट हो रहा है, जो क्रिएट किया जाएगा खुद से हाई टेम्परेचर अप्लाई करके, आयोनाइजेशन गैस की करवाएं। और नेचुरल जो पहले ही प्रेजेंट होगी एक्सट्रीमली हॉट होता है और मिनिमम टेम्परेचर 20,000 डिग्री सेल्सियस है, और एग्जिबिट्स एज आई सेड दैट इसमें आयंस, इलेक्ट्रॉन्स, न्यूट्रल एटम सब प्रेजेंट हैं। तो ये रिस्पॉन्स इलेक्ट्रिक एंड बोथ मैग्नेटिक फील्ड दोनों के लिए कलेक्टिव रिस्पॉन्स शो करता है। एंड ये भी कहा गया कि इसमें आयंस यानी पॉजिटिव नेगेटिव सब प्रेजेंट है, बट मैक्रोस्कोपिकली ये न्यूट्रल होता है। तो ये आपने पॉइंट जो है वो याद रखना है। वेयर इज़ प्लाज्मा फाउंड फ्रॉम सन टू क्वार्क्स पार्टिकल्स। क्वार्क्स जो हैं वो इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स की फॉर्मेशन में जो यूज़ होते हैं। मेजॉरिटी ऑफ मैटर इन इनर स्टेलर स्पेसिस। प्लाज्मा इनर स्टेलर स्पेस यानी फ्रॉम सन टू अर्थ जितनी भी है सब प्लाज्मा है। सन भी इवन 1.5 मिलियन किलोमीटर बाल है प्लाज्मा की। ऑन अर्थ सॉरी आएगा, ऑन अर्थ इट अकर्स इन लाइक लाइटनिंग बोल्ट्स, लैम्प्स, ऑरोराज इन फ्लोरेसेंट लाइट्स, मतलब लाइट्स में प्रेजेंट होता है। एप्लीकेशंस इसकी है फ्लोरेसेंट बल्ब्स, नियॉन साइन, प्लाज्मा प्रोसेसिंग ऑफ सेमीकंडक्टर्स, इनमें यूज़ होता है। स्टेरिलाइजिंग मेडिकल प्रोडक्ट्स जो है उनकी स्टेरिलाइजेशन में, लैम्प्स लेजर्स में, डायमंड कोटेड फिल्म में, हाई पावर माइक्रोवेव सोर्सेज, पल्स पावर स्विचेस में, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, रिमूवल ऑफ हैजर्डस केमिकल्स को रिमूव करने के लिए, फूड को पास्चराइज करने के लिए, लाइट अप ऑफिसेज एंड होम्स इन लाइटनिंग के लिए, ऑब्वियसली लाइट में यूज़ होता है तो लाइटनिंग के लिए यूज़ होगा, ये एप्लीकेशन है इसकी। ड्राइव लेजर्स एंड पार्टिकल एक्सीलरेटर्स में एक टूल कोरोजन रेजिस्टेंट, ये बहुत बड़ी एप्लीकेशन है कि कोरोजन रेजिस्टेंट जो है ये भी इसमें भी यूज़ होता है टूल बनाने के लिए। सो थैंक यू, दिस इज़ ऑल अबाउट द फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेट, यू कैन से 2 स्टेट्स कंप्लीट हो गई हैं। अब नेक्स्ट जो है लेक्चर में हम थर्ड स्टेट जो है उसको देखेंगे। होप सो आपको लेक्चर अच्छे से समझ आ गया हो। फिर भी कुछ क्वेरीज जो हैं अगर रह गई हों तो आप डिस्कस कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच।